आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और विशेष में इस समय हमारे साथ हैं बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय प्रभारी प्रोफेसर विलास खरात। लेकिन आपको बताएं कि प्रोफेसर विलास खरात जी का जो विशेष परिचय आता है बुद्धिस्ट स्टडीज से रिलेटेड, मतलब बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर नई दिल्ली के। वे एक ऐसे संस्थापक रिसर्चर है जिन्होंने बुद्धिज़्म पर बहुत बेहतर रिसर्च भी किया है और उस पर किताबें भी लिखी है। लेकिन इस वक्त में एक नई पहचान के साथ जो साहित्य खड़ा हो रहा है, जिस साहित्य में विश्लेषण तो है लेकिन विश्लेषण तार्किक विश्लेषण है, और ये तार्किक विश्लेषण ही नहीं, ये संशोधनात्मक विश्लेषण है और उस क्षेत्र का जो हिस्ट्री से भी रिलेटेड है और जो हमारे आने वाले वक्त में, यानी कि हमारे भविष्य में हमारे इतिहास का सबक लेते हुए क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर अपना मत लिखते हुए उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। तो ऐसे एक लेखक, वक्ता और एक ऐसे संशोधक से आज आपकी भेंट करवाते हैं। आप राष्ट्रीय मूल निवासी जो आंदोलन है, इस आंदोलन के एक समर्पित कार्यकर्ता भी है। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है, वह है धम्म प्रशिक्षण शिविर का। ये धम्म प्रशिक्षण शिविर के निमित्त बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय प्रभारी प्रोफेसर विलास खरात साहब इस समय यहाँ नागपुर में आए हैं और इसलिए आज स्टूडियो से उनसे सीधे आपको मुखातिब कराते हैं। खरात साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक्स। बात बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है और बहुत गहरी है। हम देखते हैं कि बहुत लंबे समय से पवनी, अदम, मनसर टेकड़ी, जहाँ पर अभी थोड़ा सा जो उत्खनन हुआ और उसके बाद उसको जो संरक्षित होने का जो थोड़ा मौका मिला, लेकिन पवनी का क्षेत्र और अदम का क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र बिल्कुल ऐसे ही पड़े हैं और आपने सोचा है कि इन्हीं दो क्षेत्रों पर धम्म प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाए। इन शिविरों की गंभीरता पर हम लोग बातचीत करेंगे, इसके विस्तार पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क इस समय क्या सोच रहा है? हम वही सोच रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर बुद्धा और अशोका के नक्शे कदम पर चले। तो इसका क्या खाका बनाता है बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क? बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ब्लूप्रिंट बनाया था, जी। उस ब्लूप्रिंट पर हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विदर्भ रीजन में एडम है, पवनी है, मनसर है और बुल्ढाना जिले में संग्रामपुर में भोन गांव में एक मौर्यकालीन स्तूप मिला है 2007 में, और वो अभी डैम में डिस्ट्रॉय करने की तैयारी में है। इसलिए हम बहुत चिंतित हैं। हम इस बारे में सोच रहे हैं कि गली के विहार तो आप बना रहे हो, मगर ये जो आपको विरासत में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, इसको कौन बचाएगा? लेकिन हमने कुछ बीच में एक छोटा सा ये खबर भी देखी थी और वो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क से रिलेटेड थी कि बुल्ढाना का जो पूरा परिसर है उसके विषय में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क कुछ आंदोलन भी कर रहा है। उसके चरणबद्ध आंदोलन हुए थे, धरना आंदोलन, जिला स्तर के आंदोलन और पवनी, और ये लगभग 10 सेंटर को लेकर हमने आंदोलन किए थे। बल्कि लॉकडाउन में 2 नवंबर को पुरातत्व विभाग के रीजनल ऑफिस पर भी मोर्चे निकाले थे। तो बड़ी शक्ति का हमें निर्माण करना होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इसमें उदासीन है या फिर किसकी ये उदासीनता है? सीधी तौर पर बाबा साहब, पूरी दुनिया को अगर हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जो कहते हैं कि जी। भारत का इतिहास कुछ और नहीं है बल्कि ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म के बीच का संघर्ष है, वो आज दोबारा संघर्ष शुरू हो गया है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में ये दोबारा धम्म चक्र परिवर्तन किया अशोका के बाद, तो ये इसको रोकने के लिए पुरातत्व विभाग एक एज ए टूल है। इसके पीछे जो शासक जातियां है, फॉर एग्जाम्पल हम भोन का लेते, 2002 में प्रोफेसर देवतारे ने वहाँ एक्सकवेशन किया और उन्हें वहाँ एक बुद्ध स्तूप मिला, और वो बुद्ध स्तूप के अंदर का जो अस्थि कलश है वो डेक्कन कॉलेज में लेकर गए
अब सुनने में आया है कि बुद्ध का जो अस्थि कलश वो गायब है, जो भवन से मिला है। जो भोन स्तूप से मिला है। ये कितना सेंसिटिव मामला है। जो बुद्ध का अस्थि कलश है उसका पुरातत्विक पीरियड भी तय किया गया। अब वो 2002 में और 3 में वहाँ उत्खनन हुआ, 6 में एक बार उत्खनन हुआ, 2007 में कांग्रेस की सरकार थी। तो क्या ऐसा ही कांग्रेस ने क्या किया जी, उनको लगा अगर ये इंटरनेशनल ओ भी मौर्य के साथ रिलेटेड है तो उन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेंट को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया कांग्रेस के कार्यकाल में, और वहाँ एक डैम बनाने की योजना बनाई। अब आगे बीजेपी की गवर्नमेंट, तो 2015 में 15-16 में गडकरी ने हजारों करोड़ रुपए उस डैम के लिए दिए। तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो बुद्धिस्ट अशोका के संबंधित जो भी मॉन्यूमेंट्स है उसको डिस्ट्रॉय करने की तैयारी में। नहीं, लेकिन आप तो इस आंदोलन को लड़ रहे हैं, तो आपने लिखा भी होगा, किसकी उदासीनता देखते हैं? इसमें 2 तरीके की उदासीनता है। एएसआई इसके लिए जिम्मेदार है, मगर साथ ही साथ ये जो बाबा साहब अंबेडकर का मूवमेंट चलाने वाले जो तथाकथित लोग हैं इनकी भी उदासीनता है। उनको लगता नहीं है हमारा इशू है। आम लोगों का इसमें कोई दोष नहीं है। आम लोगों का कोई जागरण करे, आम लोगों को कोई प्रबोधित करे, तब जाकर लोगों को समझ में आएगा। तो हम ये महसूस कर रहे हैं, ये जो प्रबोधन सम्मेलन लगा रहे, धम्म शिविर लगा रहे, क्यों लगा रहे? क्योंकि हम ये जानते हैं उनका कोई दोष नहीं, उनको समझाना पड़ेगा। ये जो तथाकथित जो अपने आप को मतलब ये जो समझाने की कड़ी है, इस कड़ी का यही हिस्सा है। जो पवनी और अदम में ये जो धम्म प्रशिक्षण शिविर हो रहे हैं, क्या इन प्रशिक्षण शिविरों का क्या विषय रखे हैं आपने? ये तो अपनी विरासत 2500 साल पुरानी और पूरा भारत का जो इतिहास है, बाबा साहब अंबेडकर का धम्म को लेकर जो दृष्टिकोण है, और वर्तमान में कई सारे इश्यूज है। केवल इतना ही नहीं है, विदर्भ में जो मिल रहा है इतना ही नहीं है। बुद्ध गया हमारा है, बुद्ध गया पर 1895 में जजमेंट आया, ये बुद्धिस्टों का है, अनागरिक धर्मपाल का। साकेत हमारा है, इसके ऊपर कब्जा है। अभी जो सोमनाथ का टेम्पल था, मोदी गवर्नमेंट ने उसका दोबारा रिपोर्ट करने के लिए कहा। उनको लगा मुसलमान के खिलाफ ये लोग एएसआई के लोग रिपोर्ट देंगे, मगर उसके नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार मिला। तो जितने भी मंदिर है, जितने भी टेम्पल है, जितने भी शिवालय है, वो सारे के सारे रिलेटेड ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स। तो अभी ये जो अदम में और पवनी में ये जो शिविर हो रहा है, हम एक बात को ये समझना चाह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जो क्षेत्र है, ये दोनों क्षेत्र पुरातत्वीय सर्वेक्षण की दृष्टि से भी बड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो क्या बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क इसके विषय में सोचता है कि इन क्षेत्रों को संरक्षित कैसे किया जाए? इस बारे में हमारा पूरा प्लान है, मगर दर्शकों को थोड़ा ये संक्षिप्त में जानकारी देना चाहते हैं। अडम है क्या? अडम ये आज बिगड़ा हुआ शब्द है। बुद्ध के समय में जो गण व्यवस्था थी, जो 16 जनपद थे, महाजनपद थे, उन 16 महाजनपद में से एक जनपद है असिक या अश्मक। ये महाजनपद है जिसका बिगड़ा हुआ नाम आज अडम है। और वहाँ महाराष्ट्र में जितने एक्सकवेशन किए आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, सबसे ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स मिले हैं उस जगह पर जो आज एएसआई का नागपुर रीजन के स्टोरेज में नीचे पड़े हुए, गोडाउन में पड़े हुए, जबकि उसका एक्सकवेशन करके नागपुर के नज़दीक था, वहाँ वो म्यूजियम बना सकते थे। वहाँ नगरी मिली है, महाजनपद का स्थल है, वहाँ बुद्ध स्तूप मिला है, और वो बुद्ध स्तूप बहुत पवित्र है और प्री मौर्य है। प्री मौर्य का मतलब है बुद्ध काल के समय का है। अब इतना महत्वपूर्ण है जहाँ मतलब जब भारत में गणराज्यों की व्यवस्था हुआ करती थी। हाँ, इसका तात्पर्य और एक है, इसको क्यों वो प्रिजर्व नहीं करना चाहते? ब्राह्मणों को मालूम है, बाबा साहब ने धर्मांतर किया तो धर्मांतर करते हुए कहा मैं नागपुर को इसीलिए नहीं चुन रहा हूँ क्योंकि यह आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वो बहुत मच्छर जैसे लोग हैं, बहुत छोटे लोग हैं। मैं नागपुर को इसीलिए चुना हूँ क्योंकि नाग भूमि है। तो नाग भूमि का हिस्सा है अडम, और वहाँ महाजनपद था। तो एएसआई और शासक जाति के लोगों को लगता है बाबा साहब ने जो धर्मांतर का आंदोलन शुरू किया है देशव्यापी होने वाला है, और यहाँ मूल जो धर्म था बुद्धिज्म वो पुनर्जीवित होने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता। मगर
एडम का बुद्ध स्तूप अगर ओपन हुआ तो यहाँ के ओबीसी को, आदिवासियों को, बैकवर्ड कास्ट को पता चलेगा कि ईसा पूर्व में ही बुद्धिज्म यहाँ आ गया था। भोन में भी ऐसा वहाँ मौर्य काल में बुद्ध स्तूप वहाँ मिल गया। तो वो डिस्ट्रॉय इसीलिए करना चाहते कि वो हमको बुद्धा और अशोका के साथ जुड़ना नहीं देना चाहते, हमारी विरासत के साथ हमको कनेक्ट नहीं होना देना चाहते। लेकिन बहुत लंबे समय से पवनी के लोगों की भी और वहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता है उनकी एक बड़ी मांग रही है। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क भी उसके साथ जुड़ रहा है और जुड़ा है। लेकिन पवनी का जो स्तूप है, ये पवनी के स्तूप के लिए तो बड़ी मांग रही है। तो आप कैसा सोचते हैं कि क्यों वो सारी चीज़ें, आज तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ एक जो पुरातन बौद्ध स्तूप है उसके ऊपर अभी एक दूसरा नया मंदिर दिखता है, जगन्नाथ टेम्पल बनाया। बहुत दुखद बात है। मैं इस आंदोलन में एक कमी और खामी देखता हूँ। मैं नागपुर से आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, खैर वो लंबा विषय होगा। बाबा साहब आम्बेडकर ने द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जिस मकसद से बनाई गई थी, जिस ऑब्जेक्ट से बनाई थी, उसके 10 ऑब्जेक्ट थे, उस संस्था को ही एक्टिव नहीं होने दिया। उनके चले जाने के बाद उनके जो लेफ्टिनेंट थे उन्होंने एक्टिव नहीं होने दिया, और उनसे वांशिक अधिकार की जो बात कर रहे थे उन लोगों ने भी उसको सही ढंग से नहीं चलाया। बाद में पीजी ज्योतिकर जो विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़ा हुआ आदमी था, वो ट्रस्टी था, मगर उसको हाईजैक कर लिया, खरीद लिया होगा, वो उसके साथ को रिलेटेड हो गया। तो बाबा साहब का जो आंदोलन था बुद्धिज्म का, वो आंदोलन ऑर्गेनाइज वे में चलाना चाहते थे और वो देशव्यापी चलाना चाहते थे। तो बुद्धिज्म के मॉन्यूमेंट्स बचाने के लिए जो कोई तथाकथित जो बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में सोचते ही नहीं है। एक कमी और खामी हमने देखी को इसको बचाया जाना चाहिए, इसके लिए कोई बृहद कार्यक्रम होना चाहिए, इसके लिए कोई संगठन होना चाहिए, इसके लिए कोई प्रशिक्षण के द्वारा प्रशिक्षित कार्यकर्ता होने चाहिए। तो पूरी समीक्षा करने के बाद हमें महसूस हुआ कि वो लड़ तो रहे हैं, मगर उनका महाराष्ट्र में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, महाराष्ट्र के बाहर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और वो राष्ट्रीय स्तर का, जब तुम जिन लोगों से लड़ रहे हो उन्होंने शासन, सत्ता, ESI, जुडिशरी, मीडिया पर नाजायज कब्जा किया हुआ लोगों से तुम लड़ना चाहते हो और तुम मुट्ठी भर हो, तो कैसे लड़ पाओगे? आपको क्या लगता है कि ये जो जितनी चीज़ें हैं जो जितनी पुरातन है, कुछ तो ईसा पूर्व से है, कुछ ईसा के बाद की है, इन चीज़ों को अगर संरक्षित कर भी दिया जाए तो इससे आज के वर्तमान को क्या फ़ायदा होगा? सरकार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो रिसर्च करने वालों के लिए वो जिंदा सबूत रहेंगे, एक रिसर्च स्कॉलर्स डेवलप हो जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को वहाँ दिखाया जाएगा, स्टडी होगा, स्कॉलर्स निर्माण होंगे, दृष्टिकोण पैदा होगा, एक। दूसरा, इंटरनेशनल हेरिटेज होगा, टूरिज्म के सेंटर होंगे, रेवेन्यू पैदा होगा। जब रेवेन्यू हो जाएगा तो दुनिया, भारत में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ये जो बुद्धिस्ट राष्ट्र से आने वाले, यूरोपियन राष्ट्र से जो लोग आने वाले हैं, यहाँ से पैसा जनरेट होता है। मगर यहाँ RSS का हेडक्वार्टर है और ये जानबूझकर इन हेरिटेज को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ये एक प्लानिंग के साथ हो रहा है और इसके लिए समाज को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसका ये जो फ़ायदा होगा, जो रेवेन्यू होगा, जो बिजनेस होगा, इसके साथ जो छोटा छोटा व्यापार डेवलप होगा, क्या ये किसी कम्युनिटी के लिए होगा? वो तो सभी के लिए होगा। तो फिर ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क जो है, जो एक बुद्धिस्ट के नाम से आगे बढ़ता है, तो इसने ये आंदोलन क्यों करना चाहिए? मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर का आखिरी स्पीच हुआ, उसके बाद उनका कोई पब्लिक स्पीच नहीं हुआ। 26 नवंबर 1956 वाराणसी में जी, वहाँ उनका शेड्यूल कास्ट फेडरेशन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था और वो थक चुके थे, मगर उनका बहुत ज़ोर शोर से स्वागत किया गया। और वहाँ OBC नेता भी थे, उन्होंने कहा कि आप हमें संबोधित करें। बाबा साहब काठमांडू से रिटर्न होते हुए उनका दौरा था। उन्होंने उस स्पीच में, हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो बाबा साहब अम्बेडकर का दृष्टिकोण हम एक्सेप्ट करके काम कर रहे हैं। आपने जो सवाल पूछा कि बुद्धिस्ट लोगों का है क्या, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये स्पीच वॉल्यूम नंबर 18 पार्ट नंबर 3 में अवेलेबल है, राइटिंग एंड स्पीचेस। उसमें उन्होंने कहा वर्तमान के जो हिंदू है, जो अपने आप को वर्तमान हिंदू कहते हैं, ये मूलतः नाग लोग हैं और नाग और ब्राह्मणों का कड़ा संघर्ष रहा है, यही भारत का इतिहास है। वर्तमान के जो मुसलमान लोग हैं, ये जब बुद्धिज्म डिक्लाइन हुआ हिंसा के द्वारा,
तो बड़ी तादाद में बुद्धिस्ट में से कन्वर्ट हुए मुसलमान लोग हैं। ये पूर्व में बुद्धिस्ट लोग हैं और नाग और ब्राह्मणों के बीच में संघर्ष है। तो हम ये मानते हैं बुद्धिस्ट किसी जाति विशेष का धर्म नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर का दृष्टिकोण ये नॉन ब्राह्मण्स लोगों का धर्म है, जो इक्वालिटी को मानता है, समानता उनको चाहिए। हजारों वर्ष से ब्राह्मणिज्म की वो शोषण के शिकार है, आज भी हम उसके शिकार है। जाति उत्पीड़न हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है। अरे वो तो छोड़ो, राष्ट्रपति को मंदिर में धक्के मारकर निकाल रहे हैं और राष्ट्रपति आज अभिभाषण में कह रहे हैं राम का मंदिर का शुभारंभ हो चुका है, कार्य हो चुका है। जो राष्ट्रपति मंदिर में जाता है उसको धक्के मार देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मोहन भागवत राम मंदिर से कोविंद जी को धक्का ना मार दे। हम उनके हमदर्दी है, वो राष्ट्रपति है। तो देश में ये बुद्धिज्म जाति विशेष का धर्म नहीं है, सारे बहुजनों का धर्म है, ये नाग लोगों का धर्म है। एक बात और इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आप कहते हैं कि भाई इससे फ़ायदा सभी का होना है, इस पर काम सभी लोगों ने करना चाहिए, क्योंकि ये उस विरासत को संजोने की बात है जो विरासत हमारे आने वाले भविष्य को संवारने के लिए हमें एक बेहतर मार्गदर्शन करती है। क्योंकि उस वक्त का जो विकास है, उस विकास से हमें इस वक्त की दुनिया को जोड़ती है और इन विरासतों को पूरी दुनिया में संजोया जाता है। क्या बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ने कभी इसे यूनेस्को को भी लिखने की कोशिश की? हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की तैयारी में। अच्छा, खास करके साकेत के इशू को लेकर, खास करके बुद्ध गया के इशू को लेकर। लेकिन क्या ये इशू इंटरनेशनल कोर्ट के इशू बनते हैं? चौथी शताब्दी में फैयान इंडिया में आए थे, 6ठी शताब्दी में ह्यून संग इंडिया में आए थे, बल्कि 12वीं 9वीं शताब्दी में 3000 भिक्खु चाइनीज आए थे यहाँ। तो ये ग्लोबल सेंटर था, विश्वविद्यालय थे। तो दुनिया के लोग क्यों आते आज इंडिया में? बुद्ध गया में क्यों आते, सारनाथ में क्यों आते, क्यों आते? क्या उनका रिश्ता क्या है भारत से? मौर्य और अशोका और बुद्ध के कारण आते हैं। उनको भी ये पता नहीं कि इंडिया में बुद्धिज्म किसने डिक्लाइन किया। तो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का मतलब है हमें जोड़ना होगा दुनिया को हमारे साथ। मैं आपको थोड़ा आश्चर्यजनक बात बताऊंगा। भारत आजाद हुआ उसका कारण बुद्ध गया है। ये जो इंडिया को आजादी मिली इसका कारण बुद्ध गया है। कैसे? अब ये तो सवाल लाजमी है। 1955 को बाबा साहब को बीबीसी वर्ल्ड लंदन के पत्रकार ने सवाल पूछा, आप क्यों गांधी को विरोध करते हो? गांधी ने आज़ादी दिलाई। तो बाबा साहब कहते हैं गांधी ने कहा आज़ादी दिलाई, वर्ल्ड वार हो रहा था और सुभाष बाबू ने मिलिट्री बनाई थी। तो सुभाष बाबू के मिलिट्री के एक्शन के डर के मारे अंग्रेजों ने भी तय किया कि भारत को आज़ाद करना चाहिए। बाबा साहब ने श्रेय उसको दिया। अब 1929 की बात है, गया में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था। चाइनीज, जापानी, श्रीलंका के बुद्धिस्ट मॉन्क्स गांधी जी को मिलने गए। उनको लगा ये आज़ादी का आंदोलन चला रहे, बड़े साधु है। तो उनको कहा कि हमको गया में जाने नहीं देते, वो बुद्धा हमारा है, वो विहार हमारा है, वहाँ हमारी असुविधा होती है। तो आप बड़े नेता हो तो आप हमें सहयोग करो, हमारा बौद्ध राष्ट्र आपको धन्यवाद देगा। तो गांधी जी ने कहा देखो हम अभी गुलाम हैं और अंग्रेज़ों का राज है, तो हम जैसे ही आज़ाद हो जाएंगे हम पहले नंबर पर अगर कोई काम करेंगे तो बौद्धों को उनका जो महाविहार है वो दे देंगे। अब वो बुद्धिस्ट लोगों को गुमराह करने के लिए गांधी जी ने एक बाद में कमेटी भी बनाई, उसका चेयरमैन बनाया राजेंद्र बाबू को। और उन्होंने जो सलाह दिया वो बहुत गलत सलाह था, बाद में उस पर उन्होंने अमल किया। जैसा उन्होंने बोला था कि आप अंग्रेजों के खिलाफ हमारी आज़ादी को समर्थन दो, हम आपको बुद्ध गया टेम्पल देंगे। जैसे ही भारत आज़ाद हो गया वो राष्ट्रपति को चुप बिठाया, क्योंकि वो कायस्थ था। 200 ब्राह्मणों के पैर धुलवाए गांधी नेहरू जी ने काशी में जाकर, उसको गुलाम बनाया कायस्थ आदमी को। ब्राह्मण को भेजा जिसका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्ण। बिहार का मुख्यमंत्री था श्री कृष्ण सिंह, भूमिहार ब्राह्मण, ज़्यादा डेंजर, चितपावन ब्राह्मण की तरह। उसने और इसने सेटिंग किया और इन दोनों ने मिलकर महंत को कहा तुम्हारा इस पर कब्जा है, ये नाजायज है,
हम कानून बनाकर तुम्हारा कब्जा करवा देते, तुम्हारा क्या ऑब्जेक्शन है? उन्होंने कहा तो बहुत अच्छा होगा, हम मिठाई बांटेंगे। फिर एक एक्ट बना, महाबोधि महाविहार टेम्पल एक्ट, उसके तहत नाजायज कब्जा जायज कब्जा कर दिया। मगर मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि बुद्धिस्ट राष्ट्रों ने इनको समर्थन दिया, तब जाकर वो आज़ाद हिंद फौज जापान में जाकर बना सके। आज़ादी के पीछे अगर बुद्धिस्ट राष्ट्रों का समर्थन है, हम भी आज़ाद होना चाहते हैं, हम भी ब्राह्मणों के गुलाम हैं, और ब्राह्मणों का डीएनए भारतीय नहीं है। अगर वो भारतीय होते तो ये बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स क्यों नष्ट करते? अगर वो भारतीय होते साकेत पर नाजायज कब्जा क्यों करते? अगर वो भारतीय होते अपने भाइयों को कत्लेआम करके क्यों मारते? अगर उनका डीएनए और किसानों का डीएनए होता तो उनको झूठे इल्जाम करके बदनाम क्यों करके क्यों मारते? तो कहने का तात्पर्य है, हम अभी गुलाम हैं, हमें भी आज़ाद होना है, तो हमारे बौद्ध राष्ट्र को भी हमें कहना है कि इस मॉन्यूमेंट्स को बचाने के लिए मदद करो। तो ये जो अडम और पौनी में जो प्रशिक्षण शिविर हो रहा है, इसका फोकस क्या है? इसका फोकस है हमारी विरासत को बचाना, आंदोलन करना। अभी जानकारी आपको बताते, हम भी नजर रखे हुए है और एएसआई भी नजर रखा हुआ है, और 19 जनवरी 2021 को जिलाधिकारी को लिखित में लेटर दिया। रेड्डी जो एएसआई का या रीजनल प्रमुख है, सेंट्रल का है, उसने कहा कि वो स्तूप वो पागल किसान नष्ट करने वाला है, ऐसी हमें जानकारी मिली है, आप उसको प्रोटेक्ट करो। एएसआई ने एनओसी दी है, मगर वो लैंड कलेक्टर के अधीन है, कलेक्टर को उसको खरीदना चाहिए। वो किसान को जितना नए मूल्य बाजार मूल्य के अनुसार पैसा देकर वो लैंड लेकर एएसआई को देना चाहिए, एएसआई प्रोटेक्ट करेगा। अब एएसआई कलेक्टर की तरफ उंगली दिखा रहा है और ये कह रहा है एएसआई वाले देखेंगे। 1988 से लेकर 1992 तक उसका एक्सकेवेशन हुआ, अब 30-32 साल हो गए, अभी तक वो एडम का बुद्ध स्तंभ को प्रिजर्व नहीं किया, प्रोटेक्ट नहीं किया। कितनी दुख वाली बात है, कितनी पीड़ादायी वाली बात है। और मैं आपके चैनल के जो नागपुर के लोगों को भी कहना चाहता हूं, इतना असंवेदनशील कैसे हो गए आप लोग? इसको कौन बचाएगा? आपको भी इसके लिए आवाज उठानी होगी, आपको भी आगे आना होगा। जितने गर्व भाव से आप कहते हो कि बाबा साहब ने नागपुर में धम्म दीक्षा दिया, तो आपको जितना करीबी नाता लगता है बाबा साहब अम्बेडकर के साथ, तो बुद्ध के साथ भी आपका करीबी नाता है, अशोका के साथ भी आपका करीबी नाता है। वो नष्ट होने वाले हैं। मैं इसलिए ज्यादा चिंतित हूं, वो शिविर निमित्त मात्र है। हम अकेला कितना लड़ेंगे? हमें प्रशिक्षित फौज बनानी होगी जो गांव देहातों में गली बस्तियों में जाकर प्रचार करे। हम प्रशिक्षित लोगों के द्वारा बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, ये इसके पीछे मकसद है। अडम का स्तूप नष्ट होने कगार पर है। जनवरी महीने में एक बीजेपी का एमएलए ने बुलडोजर लगाकर तोड़ा पौनी की बड़ी बड़ी दीवारों को। कितना आवाज होना चाहिए नागपुर में, लाउड वो आवाज होना चाहिए, इतना आवाज होना चाहिए कि मोहन भागवत या संघ कार्यालय को ताला मारकर भाग जाना चाहिए। इतनी घनी आबादी है बुद्धिस्ट लोगों की विदर्भ में, वो तोड़ा बीजेपी के आदमी ने रास्ते बनाने के नाम पर। वहां बिल्डर लॉबी कब्जा कर रही है, बड़ी दुख की बात है। पौनी पर जो एक्सकेवेशन हुआ देव साहब ने किया 1969 में, केवल 70% वो स्तूप का किया है। क्या प्रशासन उस पर कोई ध्यान नहीं देता? वहां प्रशासन ब्राह्मणों के नियंत्रण में, एएसआई ब्राह्मण हेड है, कलेक्टर ब्राह्मण जातियों से, ओ उनका इंटरेस्ट और मोहन भागवत का इंटरेस्ट एक है। मैं इस चैनल के थ्रू ये बताना चाहता हूं, इसको रोकने का काम आरएसएस कर रहा है, इसको डिस्ट्रॉय होने देना चाहते हैं। वो अभी वहां कपास की खेती की है उसने, 92 से लेकर अभी तक वो हल चलाता है, आधे से ज्यादा उसने सपाट कर दिया, वो कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो कल मैंने कलेक्टर को जाकर ज्ञापन दिया, अगर डिस्ट्रॉय हुआ तो खैर नहीं, हम आंदोलन करने के लिए तैयारी में है। कितने दिन प्रबोधन करेंगे? अभी एक्शन करने का समय है, मगर एक्शन करने के लिए जो कार्यकर्ताओं की फौज है उन्हें प्रशिक्षित करना बहुत जरूरी है। चलिए, इस बातचीत को अब हमें यहाँ समेटना होगा। एक अंतिम बात आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क क्या सिर्फ विरासतों को संजोने पर ही केंद्रित है, या फिर ये नेटवर्क और किसी स्टडी पर जा रहा है? बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का कार्यक्रम बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रास्ता बनाया, जो ब्लूप्रिंट बनाया, जो 10 बड़े ऑब्जेक्ट बनाए, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। मिसाल के लिए आपको बताता हूँ,
जैसा हम इसको मुक्त कर रहे हैं वैसा दीक्षा भूमि को भी ब्राह्मण मुक्त करना चाहते। मैं तो चाहता हूं आडम को बचाने का काम दीक्षा भूमि को करना चाहिए था। मैं तो चाहता हूं पवनी को बचाने के लिए कोई आंदोलन करने का काम दीक्षा भूमि को करना चाहिए था, जो उनका ट्रस्ट बना हुआ है। क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने बौद्ध लोगों को कहा फादर बनना है 8-10 साल का ट्रेनिंग लगता है, मौलाना बनना है 9 साल का ट्रेनिंग लगता है, भिक्खू बनना है इसका कोर्स कहाँ है? भिक्खू अगर बनना है त्रिपिटक का प्रमुख वो ज्ञाता होना है, ये आर्कोलॉजी का भी नॉलेज होना चाहिए, कंपैरेटिव सारे धर्म का नॉलेज होना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर का बुद्धिज्म के बारे में दृष्टिकोण होना चाहिए। कहाँ है? कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो सही रूप से देखा जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो ब्लूप्रिंट था उस पर बिल्कुल अनदेखा किया गया, उस पर कोई कार्यक्रम नहीं है। और इस तरीके से बुद्ध धर्म की मूवमेंट को, बाबा साहब के कारवा को आगे ले जाने की बजाय पीछे खींचने की स्पर्धा चली। क्या आपको लगता नहीं कि इसके लिए किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत है? बाबा साहब ने आर्ट सेंटर बनाने को कहा है। बाबा साहब ने कि मुझे उपासकों को भी ट्रेनिंग देनी है, भिक्खू नया भिक्खू संघ बनाना है, तो आर्ट सेंटर बनाए हैं। तो हम राष्ट्रव्यापी संगठन बना रहे हैं और बाबा साहब का जो ब्लूप्रिंट है हम उस पर अमल करेंगे। चलिए हम यहाँ पर रुकते हैं। प्रोफेसर विलास खरात सर से ये बातचीत हो रही थी। विदर्भ यानी कि मध्य प्रांत भारत का यहाँ जो विदर्भ है, इस विदर्भ में जो अडम और पवनी ये जो दो क्षेत्र है जो हमारी विरासत से जुड़ते हैं, हमारे प्राचीन विरासत से जुड़ते हैं, प्राचीन भारत के विकास की प्रक्रिया का एक वो ऐसा बिंदु है जो जिस बिंदु के साथ आज के विकास की प्रक्रिया को जोड़ा जा सकता है। और ये जो धागा है, इस धागे को बांधने के लिए बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क इस समय जो पवनी में और अदम में जो धम्म प्रशिक्षण शिविर ले रहा है, उस शिविर पर भी ये बातचीत थी और इस शिविर के वे इस समय प्रशिक्षक हैं। प्रोफेसर साहब, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय भीम। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।